हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम जैन है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूं। जून में मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और साथ ही साथ मेरी फैमिली में मेरे मॉम एंड डैड को भी कोविड-19 हुआ था। तो यहाँ पे दो जनरेशन के मैं कोविड-19 के बारे में डिस्कशन करूंगा कि उनकी जर्नी कैसी रही। मेरी एज 25 है, मेरे डैड की एज 54 है और मेरी मॉम की एज 50 है। जरूरी है सभी के बारे में जानना, क्योंकि हमारे जो सिम्टम्स रहे वो डिफरेंट रहे और हमारे जो ठीक होने में टाइम लगा वो भी डिफरेंट लगा। तो ये नहीं कह सकते कि 15 दिन में सही हो जाएंगे, 11 दिन में सभी सही हो रहे, ऐसा नहीं है। जो हमारी स्टेजेस चली वो बिल्कुल अलग चली। तो पूरी जर्नी आपको पता होनी चाहिए और एक अच्छा आइडिया आपको लगेगा। अगर आपके घर में किसी को सेम सिम्टम है तो आप अपना टेस्ट कराओ और बाकी हमने क्या क्या मेडिसिन ली और क्या क्या प्रोसीजर चला, गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या सपोर्ट मिला। और रिसेंटली मैं अभी प्लाज्मा भी डोनेट करके आया हूं, तो मैं सारा एक्सपीरियंस आपसे इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। ये बात है 6 जून की, जब मेरे डैड को हल्का सा फीवर लगा। ठीक, तो जैसे ही उन्हें फीवर लगा, हमें ऑलरेडी पता था कि देश के अंदर कोरोना वायरस अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है, रोज नए नए केसेस आ रहे हैं और हम दिल्ली में रहते हैं। उस टाइम पे दिल्ली में बड़ी तेजी से केसेस बढ़ रहे थे। तो जैसे ही उन्हें हल्का सा फीवर लगा, हमें डाउट हुआ कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। तो हमारा घर जो है थोड़ा स्पेशियस है, स्पेस काफी है। ठीक है, 4-5 रूम्स हैं घर के अंदर और ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह भी अलग हैं। तो जैसे ही उनके साथ उन्हें फीवर के बारे में पता चला, तो फिलहाल हमने क्या करा, उन्हें थोड़ा आइसोलेट कर दिया, उनके रूम में ही रखा और बाकी लोग भी थोड़ी दूरी बना के रखी उनसे। उसके बाद हमने एक दिन तक वेट करा कि बुखार उतर जाए, लेकिन वो नहीं उतरा। फिर दूसरे दिन रात में जाके हमने प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाया। ठीक है, एक गवर्नमेंट से अप्रूव हॉस्पिटल था जहां पे टेस्टिंग हो रही थी, तो हमने वहां पे टेस्ट कराया। 4800 रुपए हमारे लगे टेस्टिंग में। जो टेस्ट था वो था RT-PCR टेस्ट। ठीक है, उस टाइम पे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हो रहे थे, RT-PCR टेस्ट ही हो रहा था। तो टेस्ट के बारे में भी बता देता हूं मैं आपको कि टेस्ट कैसे हुआ। ठीक है, उसमें होता क्या है, 2 स्वैब लिए जाते हैं। जैसे आपका ईयरबड होती है ना, उस टाइप से एक सिंक होती है, उस पर कॉटन लगी होती है। पहले आपकी नाक में लेंगे वो, ठीक है, दोनों नाक से स्वैब लेंगे, उसे रख देंगे। फिर दूसरी स्टिक लेंगे जिसपे कॉटन लगी होगी अगेन, फिर वो आपके गले से स्वैब लेंगे। ठीक है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है और 1.5 दिन में रिपोर्ट मिलती है कि आप पॉजिटिव हो या नहीं। तो दूसरे दिन हमने उनका टेस्ट करवाया, 2 दिन तक फीवर रहा। फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था, उन्होंने कहा कि सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे उनसे बात करें कि बुखार हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि रिस्क मत लो, जाके अपना टेस्ट करवा ही लो। ठीक है, तो हमने टेस्ट करवाया और रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। जैसे ही रिजल्ट पॉजिटिव आया, हमने अपने घर के पास वाली डिस्पेंसरी में बता दिया। हमारे घर के पास ही एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, हमने वहां पे इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारा केस आया है और मेरे डैड कोविड-19 पॉजिटिव हुए हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अगले दिन ही उनकी टीम आई, PPE किट उन लोगों ने पहनी हुई थी, वो घर पे आए, उन्होंने गाइडलाइंस बताई कि कैसे इन्हें होम आइसोलेट रखना है। ठीक है, दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन चल रहा है, तो अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है उन्हें घर पे ही आइसोलेट किया जाता है। और हमारा घर स्पेशियस था, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बाकी लोगों तक स्प्रेड हो सकता था, तो उन्हें होम आइसोलेट किया गया। उन्होंने मेडिसिन भी दे दी, गवर्नमेंट ने ही मेडिसिन भेज दी थी। तो उसमें मेडिसिन में बेसिकली क्या था, एक तो उसमें मल्टीविटामिन और एक विटामिन C का पत्ता था और एक डोलो 650 mg की जो मेडिसिन होती है, बेसिकली पैरासिटामोल ही होती है, वो उसका पत्ता था। तो उसमें कंसल्ट ये किया गया कि अगर बुखार है तो पैरासिटामोल लो, दिन में 2 से 3 गोली तक ले सकते हैं। अगर बुखार चल रहा है, बुखार नहीं है तो वो नहीं लेना। मल्टीविटामिन रेगुलरली लेनी है, दिन में 1 गोली। और अगर हम बात करें, एक विटामिन C की टैबलेट्स थी, वो दिन में 2 टैबलेट्स लेनी थी। तो ये कंसल्ट किया गया और अगर कोई इशू आता है तो उन्होंने अपने नंबर दे दिए थे कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ऐसे ही चला। जैसे ही मेरे डैड की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसी दिन मेरी मॉम को भी बुखार हो गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो सिम्टम्स होते हैं कोविड-19 के, कई बार 4 से 5 दिन में आते हैं, कई बार 10 से 15 दिन, 20 दिन तक भी लग जाते हैं सिम्टम्स आने में। तो जब तक हमें पता चलता है कि हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें कोविड-19 पॉजिटिव है, चांसेस होते हैं कि हम आपस के लोगों को इन्फेक्ट ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो जब डैड के इस बारे में पता चला, तो मॉम के ऑलरेडी बुखार होना स्टार्ट हो गया था, तो फिर मॉम का भी टेस्ट करवाया गया और वो भी पॉजिटिव पाई गई। अच्छा, डैड की बात करूं मैं, उनकी जर्नी कैसे रही, पहले उनकी जर्नी बताता हूं, फिर मॉम की जर्नी बताऊंगा, फिर मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई। डैड की अगर मैं बात करूं, उन्हें 12 से 13 दिन तक हाई फीवर रहा, 102 से 103 तक फीवर रहा। कोई और ज्यादा तकलीफ उन्हें नहीं देखने को मिली। गला उनका थोड़ा बहुत खराब होता था, बुखार के साथ साथ जो होता है, जैसे नॉर्मल वायरल में होता है। गला खराब हुआ और बुखार रहा, बाकी सफोकेशन या इस तरह की कोई भी चीज नहीं हुई।
उन्हें एक कमरे में आइसोलेट कर दिया गया था। हम सब लोग बाहर रहते थे, बाहर से ही उन्हें सारी चीजें प्रोवाइड कर देते थे। एक टेबल रख दी थी, वहां पे दूर से प्रोवाइड करते थे, वो थोड़ी देर बाद आके सामान उठा के ले जाते थे और अपना खाना वगैरह वहीं कर लेते थे। डिस्पोजल्स हमने यूज किए सामान रखने के लिए, कुछ स्टील के बर्तन दे दिए थे, कुछ डिस्पोजल्स थे, ठीक है। और जैसे ही 1-2 दिन हो जाते थे तो सारा का जो भी कूड़ा वगैरह है वो सारा हम डिस्पोज करते थे सैनिटाइज करने के बाद वो। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो उन्हें 12 से 13 दिन तक फीवर रहा, 102-103 फीवर रहा। तो फीवर ने उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ दी, लेकिन उन्हें कभी सफोकेशन नहीं हुई, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई। ऑक्सीमीटर भी हमें प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट से, मैं दिखा देता हूं। एक्चुअली कोविड-19 में जो डेथ केसेस होते हैं ज्यादातर इस वजह से होते हैं कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन रिटेन नहीं कर पाता, लंग्स ऑक्सीजन नहीं ले पाते। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया गया था। ऑल्दो जो गवर्नमेंट से मिला था वो वापस दे दिया गया था, तो ये हमने खुद भी मंगा लिया था अपना, जैसे ही पता चला कि वो पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है, हमें ये ऐसे रखना होता है और ये बटन हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 2 रीडिंग आती हैं आपके पास। एक होता है SpO2 और एक होता है पल्स रेट आपका। SpO2 बताता है आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कितना है, और अगर हम पल्स रेट की बात करें तो नॉर्मल आपकी हार्ट की पल्स कितनी चल रही है, राइट। तो SpO2 की बात करें, अगर ये 90+ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर ये 90 से नीचे चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसमें डॉक्टर को बताना जरूरी होता है, जिससे कि आगे ज्यादा डाउन ना जाए और एकदम रिस्क ना बने कि सफोकेशन एकदम ना हो जाए। तो ये उनका नॉर्मल रहा 95, 94, एक बार 90 भी हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया उनका, तो प्रॉब्लम नहीं रही। वो पूरे टाइम होम आइसोलेशन में ही रहे और 12 से 13 दिन के बाद फीवर सही हो गया और वो ठीक हो गए, राइट। गवर्नमेंट की तरफ से आ गया था कि 15 दिन तक आपको होम आइसोलेशन में ही रहना है। बाहर उन्होंने घर के बाहर वो स्टिकर भी लगा दिया था होम आइसोलेशन वाला। अच्छा, मोम की बात की जाए, मोम को मैंने कहा कि जैसे ही डैड का पॉजिटिव आया तो उससे अगले दिन मोम को भी फीवर हो गया था, तो उन्हें भी आइसोलेट किया गया एक सेपरेट रूम में, और 2 दिन तक उनके भी बुखार रहा। उसके बाद उनका बुखार ठीक हो गया और हमें लगा सारी चीजें अब नॉर्मल हो रही हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डैड का बुखार चल ही रहा था 4-5 दिन से। मोम का 2 दिन के अंदर बुखार उतर गया, तो लगा कि शायद ठीक हो जाएंगी। और बाकी डैड कोविड-19 पॉजिटिव ऑलरेडी थे, मोम को आइसोलेट कर ही दिया था, तो इतना ज्यादा टेस्ट की रिक्वायरमेंट उस टाइम पे नहीं लगी। लेकिन उस रात क्या हुआ, जैसे ही वो उन्हें बुखार हो गया था, सही हो गई थी वो, रात को उन्हें सफोकेशन होनी स्टार्ट हो गई, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो हमने साथ के साथ उन्हें हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे उन्होंने दोबारा टेस्टिंग वगैरह करी उनकी, और फिर मम्मी का ये भी कराया गया, क्या कहते हैं, कोविड-19 का टेस्ट कराया गया और वो भी फिर पॉजिटिव पाई गई। ऑल्दो उनकी सफोकेशन चल रही थी तो उन्हें हॉस्पिटलाइज रखा गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने उन्हें डाला था, और 10 दिन तक वो हॉस्पिटलाइज रही और काफी प्रॉब्लम उन्होंने फेस करी, सफोकेशन होती रहती थी। बाकी उसके बाद जब उन्हें थोड़ा ठीक लगने लगा तो हम उन्हें वापस लेके आ गए। उन्हें मेन प्रॉब्लम क्या हुई, उन्हें गले में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। उन्हें कुछ बुखार ज्यादा नहीं हुआ, 2 दिन, मैंने कहा सिर्फ 2 दिन बुखार रहा, जहां डैड को 13 से 14 दिन, 12 से 13 दिन बुखार रहा था, उन्हें सिर्फ 2 दिन बुखार रहा। उन्हें प्रॉब्लम थी सफोकेशन की, कुछ भी खाती थी सफोकेशन होने लग जाती थी, दम घुटने लग जाता था। मेन रीजन क्या था, गैस बन रही थी बॉडी के अंदर, क्योंकि उनके जब ऑक्सीजन लेवल चेक किए जा रहे थे तो ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन जब उन्हें सांस लेने की तकलीफ हो रही थी तो कहीं ना कहीं वो गैस से कनेक्टेड था कि खाना हजम नहीं हो रहा था, खाना खाने के बाद प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही थी। तो ये चीजें चली, फिर उन्हें घर पे बुलाया गया। ऑल्दो उन्हें रिकवर होने में, डैड मैंने कहा कि 12 से 13 दिन बाद पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे। जो मोम थी, मेडिसिन तो उनकी भी वही चली, विटामिन सी मल्टीविटामिन और बुखार वाली गोली, जब तक बुखार था, बुखार नहीं था तो वो गोली नहीं थी। उनका एक्सरे भी कराया गया था चेस्ट का, तो उसमें थोड़ा बहुत डॉक्टर कह रहे थे चेस्ट में इन्फेक्टेड है, लंग्स भी हल्के से, तो निमोनिया का थोड़ा मेडिसिन वगैरह उन्हें दी गई और उन्हें रिकवर होने में काफी टाइम लगा। 10 दिन हॉस्पिटलाइज रही वो, उसके बाद वापस आए और उसके बाद भी 1-1.5 महीने तक उन्हें अभी तक भी 100% वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। अब 2 महीने हो गए हैं लगभग टेस्ट हुए उनका, तो बट ये है कि अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करता हूं कि मेरे साथ चीजें कैसे चली, और मेरी जर्नी जो होगी वो थोड़ी डिटेल में होगी, क्योंकि मैं एक एक चीज बता पाऊंगा आपको कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 तारीख को मेरे पापा को फीवर होना स्टार्ट हुआ था, और उसी दिन की बात है कि मैं स्टेयर से, हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, मैं स्टेयर से ऊपर चढ़ा, और मेरे साथ क्या हुआ, जनरली हम स्टेयर से चढ़ते हैं तो कितने टाइम में आप नॉर्मल हो जाओगे, जनरली 5-7 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सांस चढ़ेगा, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। यही मेरे साथ होता था, मैं ऐसे भी फिजिकली थोड़ा एक्टिव ही रहता हूं। तो हुआ क्या, मैं ऊपर तो चढ़ गया लेकिन मैं 10 मिनट तक नॉर्मल नहीं हो पाया, मेरी सांस चढ़ती रही। तो ये एक लगा कि ऐसे ही कुछ हो गया होगा, गैस वगैरह, मैंने गैस की गोली खाई, फिर मैं नॉर्मल भी हो गया था। तो ये एक सिम्टम मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं सफोकेशन मुझे फील हो रही थी उस टाइम पे, और हो सकता है कि मैं उस टाइम पे इन्फेक्टेड रहा हूं। थोड़ा बॉडी पेन हुआ, वो भी ठीक हो गया, तो कुछ हुआ नहीं ऐसा। लेकिन ये जैसे मैं ठीक हो गया, उसके बाद भी 3 से 4 दिन के बाद उसके दोबारा मेरे फीवर बना,
और दोबारा फीवर बना तो वो 101, 101.5 और 102 तक मैक्सिमम पहुंचा था। तो जैसे ही फीवर इतना पहुंचा तो मैंने जो डिस्पेंसरी है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी घर के पास, वहीं उन्हें बताया कि मेरे साथ भी सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो उन्होंने फिर मेरा भी टेस्ट करवाया। जो गवर्नमेंट के थ्रू टेस्ट हुए वो सारे के सारे बिल्कुल फ्री ही थे। तो उन्होंने स्लिप बना दी, अगले दिन ही मुझे स्लिप दे दी और उससे नेक्स्ट डे की मुझे डेट दी गई थी। मैं गया जहां पे टेस्ट होना था, टेस्ट करवा के आ गया। उसके 1.5 दिन बाद मुझे रिपोर्ट मिल गई और मेरा भी पॉजिटिव पाया गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं मेरे पास सिम्टम्स क्या क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा बुखार हुआ, फिर ठीक हो गया। फिर दोबारा जब बुखार हुआ तो मैंने टेस्ट करवाया। तो जो बुखार दोबारा हुआ था वो मेरा 4 से 5 दिन चला, जिसमें मैक्सिमम बुखार मेरा 102 डिग्री तक गया था। और उसके बाद जैसे ही मैं पैरासीटामोल मतलब डोलो 650 की गोली ले लेता था तो वो ठीक हो जाता था। दिन में 2 से 3 गोली लेता था, जनरली 2। स्टार्टिंग के 2 दिन 3 गोली ली थी, फिर बाद में 2-2 गोली ली थी 3 दिन तक, और उसके बाद मैंने कोई गोली नहीं ली। तो मेरा फीवर वहां पे ठीक हो गया था 4 से 5 दिन के अंदर। स्टार्टिंग के 2 दिन 101, 102 तक पहुंचा बुखार। लास्ट के 2 दिन के अंदर बुखार ज्यादा नहीं था, 100 तक ही रहता था। 100, 101 मैक्सिमम पहुंच गया तो पहुंच गया, वरना 100 या फिर 100.5 ऐसे रहता था। 4 से 5 दिन बुखार रहा, उसके बाद बुखार बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, आप लोगों को पता है मैं टीचर हूं, तो मैं पढ़ाता भी हूं। मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम वैसे भी रहती है, लगातार बोलना पड़ता है, सेशंस लेने पड़ते हैं, तो गले में थोड़ी सूजन रहती है। और इस वायरस ने मुझे गले को काफी ज्यादा इन्फेक्ट किया। मतलब गला बहुत ज्यादा जल रहा था जब इन्फेक्शन हुआ था मेरे। और जब रात को सो के उठता था मैं सुबह, तो मेरा गला पूरा सूख चुका होता था अंदर से, बिल्कुल ड्राईनेस। इतनी ड्राईनेस मैंने अपनी जिंदगी में कभी फेस नहीं करी कि गला अंदर से इतना ज्यादा ड्राई है। तो ड्राईनेस गले में बहुत ज्यादा बनी। और फिर उसके लिए फिर गरारे वगैरह मैं करता था। तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्या मेडिसिन लेता था और मेरा रूटीन क्या चलता था उस टाइम पे। तो ये थोड़ी ये प्रॉब्लम देखने को मिली। और खाने का टेस्ट, जब बुखार हो गया था तब से ही खाने का टेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। खाने कुछ भी खाता था उसमें टेस्ट नहीं आता था, और नाक मतलब स्मेल भी थोड़ा इफेक्ट हो रही थी। और उसके बाद जो खाना खाता था मैं, जैसे शाम को अगर रोटी खा लेता था ना, तो वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। मुझे भी सफोकेशन फील होती थी और सांस लेने में तकलीफ होती थी। रात को सो भी नहीं पाता था मैं ढंग से। वो ऐसा लगता था कि मैं सांस तो ले रहा हूं लेकिन वो यहाँ पे जाके रुक रही है, ठीक है, वो अंदर तक पहुंच नहीं रही। और उसका मेन रीजन जो मुझे लगा वो ये था कि मैं खाना जो खा रहा था, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी मेरी बॉडी, रोटी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। तो उससे गैस बहुत ज्यादा बन रही थी बॉडी के अंदर। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी होती तो मेरे पास ऑक्सीमीटर ऑलरेडी गवर्नमेंट से आ चुका था, तो हम अपना ऑक्सीजन हर आधे घंटे में 1 घंटे में टेस्ट कर ही रहे थे। तो उसमें हमेशा मेरे 98, 96, 99 ये रीडिंग्स रहती थी ऑक्सीमीटर की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऑक्सीजन लेवल ठीक था, लेकिन फिर भी सफोकेशन फील होती थी। डॉक्टर को बताया था तो उन्होंने गैस की गोली मुझे स्टार्टिंग में ही दे दी थी। अच्छा, अगर हम बात करें मैंने कौन कौन सी मेडिसिन ली, एक विटामिन सी टैबलेट मैं सुबह लेता था, एक शाम को लेता था, एक मल्टीविटामिन की टैबलेट सुबह ही ले लेता था, और साथ ही साथ बुखार की डोलो 650 mg की जो मेडिसिन थी वो तभी लेता था जब जरूरत होती थी, जब बुखार होता था, वरना नहीं लेता था। बस यही मेडिसिन थी, कोई अलग से मेडिसिन कोरोना वायरस के लिए नहीं है और ना ही मैंने कोई ली। गला मेरा जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा खराब रहता था, तो दिन में 4 टाइम्स में गार्गल्स करता था नमक के पानी के। और पानी पीने वाला जो होता था वो सिर्फ गर्म पानी होता था, हम ठंडा पानी यूज नहीं करते थे, या नॉर्मल पानी भी मैं यूज नहीं करता था, सिर्फ गर्म पानी ही पीता था। और स्टीम यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रही, गले में के लिए भी और जो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी उसके लिए भी। तो दिन में 4 टाइम स्टीमर आता है, 4 टाइम मैंने स्टीम ली, और ये मेरा 10 दिन तक रूटीन चलता रहा। 10 दिन तक मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। उसके बाद जब फीवर उतरने लग गया तो खांसी की अगर बात करें, जैसे हम कहते हैं कोविड-19 में खांसी होती है, मेरे डैड को भी सिर्फ 1 या 2 दिन खांसी हुई जब उनका बुखार उतर चुका था। मेरी मॉम को खांसी नहीं हुई, और मुझे खांसी कब हुई, जब मेरा बुखार सही हो चुका था। तो उसके 1-2 दिन मुझे हल्की बहुत खांसी हुई, वो भी तब होती थी जब मैं थोड़ा बोलता था, नहीं बोलता था तो कोई खांसी नहीं होती थी। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहा। मतलब मेरे डैड के 15 दिन का आइसोलेशन पीरियड था, तो उनके 15 दिन खत्म हुए, मोम के भी 15 दिन खत्म हुए, और मेरे लिए जो आइसोलेशन पीरियड था वो 10 से 12 दिन का था। जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ तो हम सभी लोगों ने फिर अपना टेस्ट कराया, और सभी लोगों के टेस्ट की जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आ गई। सो फाइनली अब हम सभी लोग हमारे घर में रिकवर हो चुके हैं। 27 जून को हमने दोबारा टेस्ट करवाया था, अपना रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 10 से 15 मिनट में आ जाती है। उसमें सिर्फ नाक से स्वैब लिया जाता है। तो हम सभी को लोगों का वो नेगेटिव आ गया था, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो फाइनली सभी लोगों के चेहरे पे खुशी थी कि अब कोई इफेक्टेड नहीं है इस चीज़ से। अच्छा, अगर हम बात करें, मेरे घर में भाई और भाभी भी हैं, और उन्होंने ही सारा काम संभाला, क्योंकि मैं भी आइसोलेशन में था, मोम हॉस्पिटलाइज थी, डैड आइसोलेशन में थे। तो सारा काम भाई और भाभी के सर पे ही था। भाई ने ऑफिस भी नहीं गया भाई अपना, और घर से ही उसने काम किया थोड़ा बहुत जो किया, बाकी हमें देखने में ही पूरा दिन निकालता था। सेम भाभी के साथ था कि पूरे दिन हमें ही देखते रहते थे।
और खुशी की बात यह है कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुए। हम तीनों के वायरस हुआ था, उनका जब टेस्ट कराया गया तो उनका नेगेटिव ही आया। तो काफ़ी खुशी मिली है जान के भी, और सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चली। जो आस पड़ोस वाले हैं या फिर जो हॉस्पिटल का स्टाफ रहा या फिर डॉक्टर से जिनसे भी बात हुई, सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। किसी ने भी ऐसी फीलिंग नहीं आने दी कि हमें वायरस हो गया तो हमें कुछ गलत हो गया या ऐसा कुछ। सब बहुत पॉजिटिव रहे। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास अगर कोई इफेक्ट हो जाता है इस वायरस से तो उन्हें ऐसा फील मत होने देना कि वो बिल्कुल अलग हो गए, या उन्हें घृणित नज़रों से मत देखना। ये बीमारी है, किसी को भी हो सकता है, ये वायरस है, किसी को भी हो सकता है। आज उन्हें हुआ है, आपको भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करना है। डिसीज फैल रही है तो ये किसी को भी वायरस इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें आफ्टर रिकवरी क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बहुत अच्छे से फील करने लग गए या बैक टू डेली रूटीन में आ गए। हुआ क्या कि वीकनेस बॉडी में रहती है सही होने के बाद भी। अगर मैं अपनी बात करूं और मोम की बात करूं, हम वैसे तो रिकवर हो गए हैं, लेकिन थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। और अभी भी पूरा 100% ओके फील नहीं करते। मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, मोम को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। डैड पूरी तरह से ठीक हो गए थे। तो मोम एंड मुझे एसिडिटी की अभी भी प्रॉब्लम चल रही है 2 महीने के बाद भी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अब तक कोरोना की वजह से ही हो या फिर कोई और रीजन भी इसके पीछे हो सकता है। लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है कि कोरोना की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी थोड़ा फर्क पड़ रहा होगा और उसकी वजह से ही एसिडिटी की प्रॉब्लम चल रही है। बाकी अभी रिसेंटली मैंने अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया था, तो मेरा दोबारा टेस्ट हुआ था, सारी चीज़ें दोबारा हुई थी। तो मैं उसकी जर्नी आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि एंटीबॉडी टेस्ट कैसे होता है, प्रोसेस क्या है प्लाज्मा डोनेशन का, और किस तरह से प्लाज्मा होता है, बॉडी में वीकनेस आती है नहीं आती। तो सेपरेट वीडियो में कल एक वीडियो और आ जाएगी इससे रिलेटेड, जिसमें मैं सारी चीज़ें आपके प्लाज्मा डोनेशन से रिलेटेड बताऊंगा। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप में से कोई ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव होके सही हो चुका है तो प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। 15 लाख से ज़्यादा लोग सही हो चुके हैं इंडिया में, और जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस हैं वो 5 लाख के आसपास ही, उनमें से कुछ ही लोगों को प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। अगर हम सभी लोग वॉलेंटियर करें और प्लाज्मा अपना डोनेट करें तो शायद किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अभी क्या हो रहा है, फिलहाल प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है तो सब आपस में रिश्तेदारी में सब जगह बोलते हैं कि प्लाज्मा लेके आओ, प्लाज्मा की जरूरत है, राइट। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास या हॉस्पिटल्स में इनफ प्लाज्मा होना चाहिए सभी लोगों को ट्रीट करने के लिए। तो उसके बारे में जो मेरी रिकमेंडेशन है मैं वो भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कि प्लाज्मा की कमी ना पड़े। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं कि अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।